हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं एक बेहद बेसिक और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन और इकाइयां। फिजिक्स का एक फंडामेंटल जो टॉपिक है वो कह सकते हैं, फिजिक्स की जड़ है, फिजिक्स की नींव है, फिजिक्स का बेस है ये टॉपिक। और यहां से अच्छे न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीटली डेडिकेट रहेगा इस बात के ऊपर कि कुछ तो हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक में बनते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइप्स को टच करने का जो प्रयास है वो आज की इस क्लास में करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। क्यूसेक में किसको मापा जाता है? What is measured in cubic? ऑप्शन पहला है डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई, प्योरिटी ऑफ वाटर, जल की शुद्धता, फ्लो ऑफ वाटर, जल का बहाव, क्वांटिटी ऑफ वाटर, जल की मात्रा। दोस्तों, अभी बरसात का मौसम जो है जब चलता है तो आप सुनते हैं अक्सर कि इस वाले डैम का गेट खोलना पड़ा, इतना क्यूसेक पानी बहा दिया गया या इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, ऐसा एक वर्ड यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों, क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, ये मतलब है क्यूसेक का। और इसमें मापा जाता है जल के बहाव की दर कि प्रति सेकंड कितना जल बहाया जा रहा है, इसके अंतर्गत मापा जाता है किसको? क्यूसेक को। तो ठीक है, याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि जल के बहाव की दर किसमें मापी जाती है तो आपका आंसर चला जाएगा सर क्यूसेक में मापी जाती है। और क्यूसेक बराबर क्या होता है? क्यूसेक बराबर होता है 1 क्यूबिक फीट या 1 क्यूबिक फुट पर सेकंड, जिसको कि आप अगर लीटर में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 28.32 लीटर पर सेकंड। लीटर्स की बात करें तो प्रति सेकंड 28.32 लीटर द्रव अगर बहाया जा रहा हो तो उसको 1 क्यूसेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? क्यूबिक फीट, क्यूबिक फुट पर सेकंड के नाम से जानते हैं क्यूसेक। ठीक है, जल के बहाव की दर मापी जाती है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बार के अंदर। जब आप प्रेशर की यूनिट्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे बार, टॉर, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल भी पढ़ेंगे। तो 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, पास्कल जो होता है ये बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप न्यूटन की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाता है, 1 kgf। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? तो हम लोग 1 बार बराबर 10⁵ यहां पर हम लोग केजी पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स की जगह आप न्यूटन वर्ड काम में ले सकते हैं। ओके, जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्या करना है? 1 बार बराबर 10⁵। अब जब आप किलोग्राम को चेंज कर देंगे 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम को जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो मीटर स्क्वायर को क्या लिख देंगे सेंटीमीटर के अंदर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 बार बराबर 10⁵। किलोग्राम तो किलोग्राम है ही, नीचे हो गया 10,000 cm स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात मुझे आप बताइए कि 2 0 2 0 हो गई, 4 से ये 5 में से 4 चली जाएगी, कितना बचा? 10। और ये बराबर क्या हो गया बोलो? तो आपसे पूछा जाए 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, एक बात बताइए, 1 बार बराबर 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था,
तो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/10 बार, यानी लिख सकते हो 0.1 बार। आप कहोगे सर ये तो इतना बड़ा तगड़ा उड़ा दिया आपने। दोबारा समझते हैं, दोबारा से इस पर गौर करते हैं। देखिएगा क्या किया हमने, वापस से समझाता हूं। हम लोगों ने ये किया है कि हमें 1 सेकेंड, हम लोगों ने ये किया है कि हमें पता है, अरे यार बार बार ये पूरा ही चला जा रहा है। चलिए कोई नहीं, करते हैं फिर इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिएगा हमें इस बात का पता है कि 1 बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल को जब हम केजी फोर्स के टर्म्स में लिखते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 1 बार बराबर 10 की पावर 5 केजी पर मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है। जब आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 बार बराबर आपका आएगा 10 की पावर 5 इंटू किलोग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 बार बराबर 10 की पावर 5 इंटू केजी अपॉन 10 की पावर 4 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक, ओके। अब क्या बच गया इधर, 1 बार बराबर, बताओ 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 चला गया, 10 इंटू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कितने बार में लिखोगे, बताओ, चेंज करोगे तो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10 बार हो गया, और 1/10 बार हो गया तो इसको 0.1 बार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, 0.1 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा। तो एक अच्छे और टिपिकल क्वेश्चन की तरह से हम इसे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फैराडे क्या मापने की इकाई है। देखिए एक आप पढ़ेंगे फैरड, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक है फैरड और एक है फैराडे। दोस्तों फैरड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैरड जो है ये धारिता की इकाई इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। और फैराडे जो है ये चार्ज की इकाई है, आवेश की इकाई है, और आवेश की एक बड़ी इकाई माना जाता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। एक फैराडे में कितने होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक है, आवेश। क्लियर हो गई बात यहां तक, चार्ज की यूनिट है फैराडे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विशिष्ट चालकता का क्या मात्रक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कि बोला जाता है कप्पा। दोस्तों कप्पा बराबर होता है 1/ρ, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है R इंटू A/L, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। रो बताओ, R की जगह हो गया ओम, एरिया की जगह हो गया मीटर स्क्वायर, और लंबाई की जगह हो गया मीटर। मीटर से मीटर चला गया तो बच गया ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। और दोस्तों जो विशिष्ट चालकता है ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, कप्पा इज 1/ρ। तो जब आप इसकी यूनिट निकालेंगे तो 1/ओम इंटू मीटर से निकालेंगे। 1/ओम इंटू मीटर को आप क्या क्या लिख सकते हैं बताओ। एक बात बताइए, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है कि 1/ओम को आप मोह लिख सकते हैं, तो मोह अपॉन मीटर लिख दीजिए, ये भी चलेगा। मोह को आप साइमंस भी लिख सकते हैं, तो साइमंस अपॉन मीटर, ये भी चलेगा। अगर कोई मीटर को ऊपर ले जाना चाहे तो मोह मीटर इनवर्स, ये भी चलेगा। और अगर कोई साइमंस के साथ मीटर को ऊपर ले जाना चाहे तो साइमंस मीटर इनवर्स भी चलेगा। ये सारी की सारी यूनिट्स किसकी हैं, ये आपके कप्पा की यूनिट्स हैं सारी की सारी, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ओम इंटू मीटर नो, मो अपॉन मीटर यस, ठीक है, दिस इज द आंसर। इसके अलावा भी अगर ऑप्शन में कोई दूसरी वैल्यू होती तो हम लोग उसको भी क्या कर देते, उसको भी सॉल्व कर डालते। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सारी की सारी वैल्यूज को क्या किया है, यहां पर कन्वर्ट किया है, ठीक है। मो अपॉन मीटर लिख सकते हैं, 1/ओम को मो लिख सकते हैं, 1/ओम को साइमन लिख सकते हैं, मीटर को नीचे की जगह ऊपर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, डन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज मेजर्ड इन नॉट, 100 नॉट इज इक्वल्स टू, देखिए 100 नॉट का मतलब है 100 नॉटिकल माइल पर आवर, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है,
इसको आपको नॉर्मल माइल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सुनिए, 1 मील बराबर होता है 1609 किलोमीटर, यानी कि 1609 मीटर, यानी कि लगभग 1.6 किलोमीटर। ठीक है। और एक नॉटिकल माइल, एक नाविक मील बराबर होता है 1852 मीटर। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे एक नाविक मील बराबर 1.15 मील, समझ गए। तो एक नॉट के अंदर सुनिएगा, जब एक नॉट बराबर होता है 1.5 माइल पर आवर, सुनिएगा मेरी बात, एक नॉट बराबर एक नॉटिकल मील पर आवर, या बताओ एक नॉटिकल मील को सामान्य मील में कितना लिखेंगे? 1.15 मील पर आवर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो जब आपको 100 नॉट की वैल्यू चाहिए तो बताओ 100 नॉट के लिए क्या करोगे? 100 को 1.15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो या तो 100 नॉटिकल माइल पर आवर लिख दो या 115 मील पर आवर लिख दीजिए, बात वही है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे क्या कर गए, इस तरह से आप इसे लिंक कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है। क्या किया आपने? 1 मील बराबर 1609 मीटर, यानी लगभग 1.6 किलोमीटर। एक नाविक मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक नाविक मील को अगर आप नॉर्मल मील से कंपेयर करेंगे तो 1.15 मील के बराबर आता है। तो एक नॉट, याद रखना, माइल और नॉटिकल माइल जो है वो लंबाई, डिस्टेंस या दूरी की यूनिट्स हैं, जबकि नॉट जो है ना वो आपके स्पीड की, चाल की यूनिट है। तो 1 नॉट बराबर 1 नॉटिकल माइल पर आवर। अब नॉटिकल माइल को माइल में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1.15 माइल पर आवर। अब 100 नॉट को कन्वर्ट करवा रहा है, जब एक नॉट बराबर है 1.15 मील पर आवर, तो 100 नॉट बराबर 100 को 1.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो उत्तर आपका आ गया 115 मील प्रति घंटे। बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब सुनिए, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन। दोस्तों ये पूछा जा रहा है, आपको मैं कुछ यूनिट्स बता देता हूं। क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी। रदरफोर्ड किसकी यूनिट है? बैकुरल किसकी यूनिट है? ये साइंटिस्ट के नाम के आधार पर यूनिट्स रखी गई हैं, याद रखना, ये रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। भाई फैराडे के नाम पे चार्ज की यूनिट रखी गई है, आवेश की यूनिट रखी गई है। ठीक है। कूलाम्ब के नाम पर भी, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, आवेश। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर प्रतिरोध की यूनिट लिखी हुई है। ठीक है। न्यूटन, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन के नाम पर बल, फोर्स की यूनिट है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। लेकिन जो आइंस्टाइन है वो याद रखिएगा, आइंस्टाइन इज एन एनर्जी। ये किसकी क्वांटिटी है बताइए? ये किसकी यूनिट है? ऊर्जा की यूनिट है। ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी आपने सुना नहीं होगा कि आइंस्टाइन नाम की भी कोई यूनिट है फिजिक्स में, बिल्कुल है। ठीक है। क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है, लेकिन याद रखना क्यूरी टेम्परेचर का रिलेशन किसके साथ है? तो ये थोड़ा सा याद करने लायक है। क्यूरी तापमान का रिलेशन मैग्नेटिज्म से है। चुंबक जब पढ़ोगे आप तब ढंग से पढ़ोगे, लेकिन फिर भी याद रखना क्यूरी ताप का संबंध किस घटना से है? आप पढ़ेंगे चुंबकत्व। ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट? चलिएगा इसको लपेटते हैं। और इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक हैं फिजिक्स में, जितने भी इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है, मैं बता देता हूं कि इनकी जो डायमेंशन है, इनका जो विमीय सूत्र है और इनकी जो यूनिट है वो प्रेशर से मिलती है। ठीक है। वो दाब के बराबर है। किसके बराबर है? दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक है, जितने भी इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है, उन सब की यूनिट किससे मिलती है बताइए? प्रेशर की यूनिट से मिलती है, और डायमेंशन भी प्रेशर के बराबर ही होती है। अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो आप क्या कर देंगे? m1 L1 T-2, इधर एरिया का क्या हो गया? L2, L ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, m1
L-1 T-2, ये प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की क्या हो गई बताइए, डायमेंशन। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। और फुल फास्ट मोड पे हम लोग पढ़ रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब आप चुंबकीय फ्लक्स की इकाई की बात करोगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, ऑरस्टेड, ये तीनों जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इकाई है। आंसर नन ऑफ दीज है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो है वेबर, और इसको शो किया जाता है चुंबकीय फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को 5 है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट क्या है, वेबर, जबकि वेबर पर मीटर स्क्वायर ये इंटेंसिटी की यूनिट है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू चार्ज, क्यू चार्ज पर एफ फोर्स लग रहा है तो 1 कूलाम पर, क्यू कूलाम पर एफ न्यूटन लग रहा है तो 1 कूलाम पर कितना लगेगा, वही आपकी क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E बराबर एफ की वैल्यू क्या हो गई बताइए, एफ की यूनिट हो गई न्यूटन, और जो आवेश है उसकी यूनिट हो गई कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, ये आपका किसका हो गया, न्यूटन पर कूलाम, ये आपका हो गया क्या, यूनिट हो गई। डायमेंशन पूछे निकाल देंगे। बताओ न्यूटन फोर्स है M1 L1 T-2, बताओ चार्ज। एक बात बताइए, आवेश चार्ज बराबर धारा गुणा समय होता है कि नहीं होता, अरे धारा बराबर आवेश बट्टा समय होता है। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे, A1 T1। ठीक है, A1 T1 जैसे यहां पे लिखोगे A1 T1, T1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, M1 L1 T-3 A-1। ये लो सर, ये किसका बन गया, ये आपके न्यूटन पर कूलाम, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी क्या बन चुकी है, डायमेंशन बन चुकी है, यूनिट भी आ चुकी। ठीक है, नेक्स्ट, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए दोस्तों आंसर इज सोनार। क्या बोलते हैं, सोनार। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जल में गतिशील किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, उसकी स्पीड, डायरेक्शन सब पता लगा लेता है। सोनार से कौन सी तरंगें छोड़ी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड। सोनार से पराश्रव्य ध्वनि तरंगें छोड़ी जाती हैं, इनको छोड़ते हैं नीचे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे टकरा कर ये वापस आती हैं। जितनी देर में वापस आई है हमको टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, और पानी में ध्वनि तरंगों की जो स्पीड है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जितने टाइम में जिस स्पीड से वो गया है नीचे और वापस आया है उससे हमें पता लग जाएगा कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है। समझिए, इमेजिन दैट ये कोई नाव है, यहां पे सोनार लगी हुई है और यहां पे समुद्र की गहराई में कोई वस्तु पड़ी हुई है। ठीक है, अभी क्या किया, यहां से ध्वनि तरंगें छोड़ी गई, ये टकराई और वापस आ गई। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में टकरा कर वापस आ गई। हमें पता है कि पानी में जो ध्वनि का वेग है, पानी में जो ध्वनि का वेग है, मान लीजिए वो 500 मीटर पर सेकंड है, मान 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 10 सेकंड में जब टकराकर वापस आ गई तो 500 इंटू 10 बराबर मतलब कितना हो गया, 5000 मीटर। और 5000 मीटर जब सीधी गई है, सीधी आई है, तो सिंपल सी बात है 2500 मीटर जाने का और 2500 मीटर आने का। इससे पता चल गया ना कि जो गहराई है वो कितनी है, 2500 मीटर है, यानी कि 2.5 किलोमीटर है। समझ पा रहे हैं, तो इस तरह हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे हम लोग बात कर रहे हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ताकि आप जो है कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएं, और भी अच्छे क्वेश्चन सभी आने हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन कार्बोरेटर। ये बहुत सुना होगा आपने, जिनके भी घर में गाड़ी रही हो, जो इंटरनल नॉकिंग इंजन है, जिनके अंदर जो आंतरिक दहन इंजन है, उनके अंदर कार्बोरेटर नाम की डिवाइस पाई जाती है। करेक्ट है। मैनोमीटर प्रेशर को मापने के लिए काम में लेते हैं। कार्डियोग्राफ हार्ट की जो मूवमेंट है और जो मैकेनिज्म उसके लिए काम में लेते हैं। सीस्मोमीटर, ये पृष्ठतल की वक्रता नहीं, सीस्मोमीटर कर्वेचर ऑफ सरफेस के लिए नहीं काम में लिया जाता, ये आपके भूकंप को मेजर करने के लिए, जो आपके अर्थक्वेक है उसको मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और यही आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। एनर्जी, पावर, प्रेशर, इंपल्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कौन सी राशि सदिश है? दोस्तों आपको पढ़ाया था उसका दाल चावल एमएससी से आता है, तो उसका से ऊर्जा आ गया, एमएससी में एस से शक्ति आ गया, दाल से बन गया दाब, और आता ता से क्या बन गया, टेम्परेचर। और जब आप ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इसको भी आप अदिश पढ़ेंगे। एक आवेग है इंपल्स, जो क्या है बताइए, सदिश है, जो कि वेक्टर है। तो केवल वेक्टर आपका क्या है, इंपल्स है, बाकी की सारी क्वांटिटीज क्या है बताइए, स्केलर है। ठीक है, इनकी प्रॉपर ट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ी है क्लासरूम में। नेक्स्ट, पिकोग्राम बराबर होता है, पिकोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करवा रहा है। एक बात बताइए, जब आप नेगेटिव पावर्स ऑफ 10 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिको बराबर होता है 10 की पावर -12। तो 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 ग्राम। ठीक है, ये मैंने आपको याद करवाए हैं, बाकायदा ट्रिक भी लिखवाई थी मैंने इनकी। और ट्रिक क्या पढ़ी थी बताइए, ट्रिक पढ़ी थी डेसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने पिताजी पर फेंका एटम बम, याद है, पिताजी वहां से बन रहा था पीको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, माइक्रोन को मिलीमीटर में चेंज करना है। मैंने आपको बोला था जिसको बदलना है बट्टा जिसमें बदलना है, बदलना किसको, माइक्रोन। माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10 की पावर -6। बदलना किसमें है, मिली में। मिली बराबर क्या होता है, 10 की पावर -3। 10 की पावर -6 इंटू ये ऊपर हो गया 10 की पावर 3, बच गया 10 की पावर -3। और 10 की पावर -3 को 1 बटा 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, या 1 बटा 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1 बटा 1000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या किया आपने, जिसको बदलना है, बदलना किसको था, माइक्रोन को, बटा जिसमें बदलना है, बदलना किसमें था, मिलीमीटर में। माइक्रोन बराबर 10 टू द पावर -6 होता है, और मिली बराबर 10 टू द पावर -3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, किलोमीटर में देखते हैं किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर, बताओ सेंटीमीटर क्या होता है, पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, जब आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2, और मिली बराबर क्या होता है, 10 की पावर -3। तो क्या बच गया, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर ये प्लस का 3, तो बताओ क्या बच गया, 10 बच गया। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर आ गए, है ना। हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मिलीमीटर में, इसका मतलब ये बात सही है। ठीक है, अब किलोमीटर वाला भी करके देखते हैं, ये वाला भी करके देखते हैं। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2, और किलोमीटर बराबर हो गया 10 की पावर 3। सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है ना अभी, तो बताओ 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 10 की पावर -5 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -5 किलोमीटर। बोलो बात सही है क्या, बोलिएगा जरा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर कितने होंगे बताइए, 10 की पावर -5 किलोमीटर होंगे। तो इसका मतलब सी गलत हो गया, तो आंसर आपका क्या रह गया, यहां पर आंसर आपका बी रह गया। भाई हमने पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लिया, तो हमारा आ गया था 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, वो ऑप्शन में मिल गया। दूसरा हमने ये भी चेक किया, क्योंकि बी और सी वाला भी ऑप्शन में है, तो जब आपने किसको किस में कन्वर्ट किया, जब आपने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, किलोमीटर में। ठीक है, तो सेंटी के लिए आपने क्या लिखा, 10 टू द पावर -2, 1 सेंटीमीटर में यही होता है। ठीक है, और किलो में क्या होता है, 10 की पावर -3। जब हमने बैलेंस करके देखा तो 10 की पावर -5 km आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -5 किलोमीटर होता है। ये भी पूछ ले तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन चुका, बी बन चुका। ओके, नेक्स्ट करते जाइए क्वेश्चंस को धुआंधार तरीके से। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल, दोस्तों ये वॉल्यूम की यूनिट है, वॉल्यूम, आयतन, आयतन में मीटर क्यूब, लीटर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, मिलीलीटर, ये तो आपने पढ़े ही होंगे। इसके अलावा गैलन, और एक आप पढ़ेंगे क्या, बैरल।
तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आप आंसर क्या कर देंगे, एक बैरल बराबर 159 लीटर। साथ में जब आप गैलन की बात करेंगे तो गैलन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूके गैलन और एक होता है यूएस गैलन। ठीक है, चलिए, तो यूके गैलन बराबर 4.54 लीटर है ना, और यूएस गैलन बराबर होता है 3.78 लीटर। तो कई बार पेपर में यूएस और यूके इसी तरह पूछा जाता है। ठीक है, तो यूके गैलन 4.5 लीटर एंड यूएस गैलन 3.78 लीटर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको डिलीवर किया है मैंने। और चलिए अभी तो देखिए आप मेजरमेंट में एंगल 7 पाई/6 बेटा याद कीजिए, जब आपको रेडियन को डिग्री में बदलना था, पाई हटाना है, पाई का भाग लगाएंगे, ऊपर 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो साहब, पाई से पाई गया, 6 से गया 30, 3 7 21, 210। बोलिए पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको। जब आपको क्या करना हो, जब आपको रेडियन टू डिग्री बदलना हो, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, क्या करेंगे, आप रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 180 बटा पाई के साथ। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के जस्ट अपोजिट होगा। अब की बार हम 3 डिग्री को किसमें चेंज करेंगे, बताओ। डिग्री को चेंज करना है, पाई लगाएंगे, 180 नीचे जोड़ देंगे, ये किया, बताओ क्या हो जाएगा, 3 से काटा 11 पाई/6। ठीक है, तो 11 पाई/6 हमारा आंसर बन गया। ठीक है, क्या करना है, जब आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, ये बिल्कुल बताया गया है आपको, डिग्री टू रेडियन बदलना है, तो आप क्या कर देंगे, आप डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 के साथ। डन, ठीक है। अभी तो और अच्छे क्वेश्चंस आने हैं सर, देखिएगा, ये क्वेश्चन वही आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यदि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान, ये जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो सीजीएस में मात्रक बताइए इसका। सीजीएस में एक बात बताइए, न्यूटन पर 10⁻11। एक बात बताइए, जब आप न्यूटन को सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाइन, तो न्यूटन की जगह लिखेंगे 10⁵ डाइन। ठीक है, इंटू मीटर की जगह क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, बोलो सही है। और किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1000, और ये हो गया ग्राम का स्क्वायर। बोलिए सही है, ऐसे ही चेंज करोगे। ठीक है, अब वैल्यू जो आपकी आ रही है 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू 5 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, 9, 10⁵ इंटू 10⁻4, बोलो सही है। ठीक है, और 1000 का स्क्वायर करोगे ना, 10⁻6, पीछे क्या बच गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। बोलो सीजीएस में चेंज करोगे तो क्या करोगे, न्यूटन को डाइन में, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में। ठीक है, 10⁵ डाइन न्यूटन की जगह लिख दिया, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर का इसका स्क्वायर करोगे, 10⁻4 हो गया। ठीक है, 1000 ग्राम, किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, उसका स्क्वायर किया 10⁻6। एक बात बताओ, 5 4 9, ये हो गया 6, कितना बचा, 10⁻3 बचा कि नहीं बचा, ये है 11, है ना, कितनी है बोलो, 11। एक बात बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसे कर लेंगे आप, 5 और 4 9, 6 ऊपर गई, माइनस की हो गई, बताओ प्लस की कितनी बची, ये सब का प्लस, ये सब का फाइनल कितना रहा, ये सब का फाइनल रहा 10⁻3, है ना, ये है -11, ये है कितना, प्लस में 3, तो बताओ क्या बच जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻8। बोलिए ऑप्शन देख लीजिए, ये रहा आंसर, 6.6 इंटू 10⁻8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। देख लीजिए, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक कैसे कि ये ग्राम स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन को शानदार बना दिया गया है। ओके, यहां से भी हटा देता हूं मैं, ये सब जगह माइनस आ गया है। ओके, ठीक है, ओके, डन है मेरे हिसाब से। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़ जाऊं, चलिएगा आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, शायद आपको दिख पा रहा होगा, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताइए।
यदि सभी राशियों के संकेत वास्तविक हैं। देखिए आपको बोला गया है f बराबर 1/4πε0, इसका बताना है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में बताना है। आई थिंक ये आपको प्रॉपरली दिख रहा है, बिल्कुल शानदार दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ई नोट की वैल्यू निकालेंगे। बताओ 4 पाई की तो कोई वैल्यू नहीं है, 4 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। ई नोट बराबर, बताओ ये तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ई नोट बराबर क्या आ जाएगा, बताओ। ई नोट बराबर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। बोलो 4 पाई लिखना भी चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? एक बात बताओ, ये सब मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि नीचे है। ओके, तो F इंटू 4 पाई ई नोट इंटू R स्क्वायर। ऐसा जब आप उसकी डायमेंशन निकालनी है तो ई नोट बराबर क्या आ जाएगा, Q1 Q2 के नीचे ले जाएंगे। 4 पाई को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डायमेंशन लिख रहे हैं। वैल्यू में लिखने की जरूरत पड़ती है, डायमेंशन में नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पाई तो क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, बताओ Q1 Q2 दोनों चार्ज हैं, आवेश की यूनिट क्या होती है, A1 T1 इंटू A1 T1, धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। ठीक है, F M1 L1 T-2 R स्क्वायर L2। ठीक है, अब चलिए M ऊपर जाके माइनस का हो गया M-1, लंबाई 2 और 1 3, ऊपर जाके माइनस का हो गया L-3। टाइम 2 प्लस में थे, नीचे से 2 ऊपर जाके माइनस में हो गए T-4, और क्या बच गया आपके पास T4। सॉरी भाई, ये जो T-2 है ऊपर जाके प्लस का हो गया, ऊपर 2 प्लस के ऑलरेडी थे T4, और A1 क्या हो जाएगा आपका A2, ये बन गया सर। M1 L-3 T4 A2, देख लीजिए M1 L-3 T4 A2, आंसर इज बी। क्लियर हुई? दोबारा समझिए, चाहो तो आप, आपकी इच्छा हो तो 4 पाई भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कहोगे सर क्यों उड़ा दिया, 4 पाई की तो कोई डायमेंशन लिखी नहीं जाएगी। आवेश, आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। A1 T1 2 बार है, बल बल होता है M1 L1 T-2, ठीक है ना। R स्क्वायर लंबाई L2। ठीक है, अभी L1 देखो, M1 ऊपर जाके माइनस का हो गया L1, L2 L3 हो गए, ऊपर जाके माइनस के हो गए L-3, T1 हो गए T2, नीचे का T-2 ऊपर गया, ये भी क्या हो गया प्लस, 2 और 2 प्लस के 4 T4, और A1 क्या हो गया आपका A2। वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं आया बताइए? वो आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। आपको P बराबर दिया हुआ है A-T² अपॉन dx। ये मैंने समझा भी आपको कि P बराबर है प्रेशर। ठीक है, जब भी किसी भी फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ होती है आपस में, उनकी डायमेंशन बराबर होती है। इसका मतलब A की डायमेंशन T² के बराबर है। यहां पे दिया हुआ है T टाइम है, तो A बराबर डायरेक्ट लिख देंगे T2। क्यों? क्योंकि T क्या है, टाइम। तो A की डायमेंशन तो आ गई T2, है ना। अब B की डायमेंशन, इसका मतलब A की और T² की डायमेंशन एक ही है। ये माइनस के चिन्ह के साथ या प्लस के चिन्ह के साथ जो राशियां लिखी हुई होती है, उनकी डायमेंशन सेम होती है। इस पूरे की डायमेंशन T2 है। P बराबर है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बताइए, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है, इसको यहां लिख लेते हैं साइड में। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की होती है M1 L1 T-2, एरिया का होता है क्या, L2। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, M1 L-1 T-2, ये हो गया प्रेशर का। ठीक है, A-T², इसकी यूनिट A की होगी क्या, इसकी डायमेंशन T2। B आपको निकालनी है डायमेंशन, और X क्या है बताओ, लंबाई है, इसकी डायमेंशन होगी L1। अब बताओ B की डायमेंशन क्या आएगी, B की डायमेंशन आएगी T2 अपॉन, हो गया T2 तो रहेगा, T2 अपॉन M1 L, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये हो गया L-1, ये हो गया L1, तो ये हो गया L0 और T-2। बोलो सही है? क्लियर हो गई बात यहां तक? ये किसकी डायमेंशन आ गई, B की। अब जब आप इसको और खोलोगे, अच्छे से खोलोगे, दोबारा समझ लीजिए, प्रेशर की यूनिट M1 L-1 T-2 है। इन दोनों की जो यूनिट है वो T2 ली जाएगी। B की यूनिट आपको, B की डायमेंशन आपको निकालनी है, X की डायमेंशन आपने लिख दी, डिस्टेंस है L1। B जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और T2 में भाग लगाएंगे तो B की निकलेगी। ठीक है, M1 ही हो गया,
L1 ये था, L-1 ये था, दोनों होकर 0 हो गया, L0 और ये T-2 हो गया। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो बताओ V की डायमेंशन केवल बचेगी T2 अपॉन M1। सही है, क्लियर हो गई बात यहां तक। अब आपको क्या चाहिए, A अपॉन B, A अपॉन B। बताओ A की डायमेंशन क्या है, T2, B की डायमेंशन क्या है बताओ, T2 अपॉन M1। जब आप इसको लिखोगे T2 अपॉन M1 तो क्या लिख दोगे, M1 अपॉन T2, है ना, ये लिख दोगे। बताइए क्या होगा, T2 से T2 चला जाएगा, ये गया, क्या बच गया बोलो, M1। ठीक है, दिख रहा है कहीं पर M1, लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, ऑप्शंस में ही नहीं दिख रहा। दोबारा करने की कोशिश करते हैं यार। A अपॉन B पूछा हुआ है आपसे, A की वैल्यू, A की डायमेंशन T2 हो गई, ठीक है। अरे 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 ये T4 आएगा भाई, ये है ना, हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए। ये क्या आएगा, T4 ये क्या आएगा यहाँ पे, T4, समझो ये T-2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो T4 अपॉन M1, T4 अपॉन M1 आएगा। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको T4 लिखना पड़ेगा, है ना, M1 अपॉन T4 ऐसा, ठीक है। तो T2 से ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा, T2, T2 ऊपर जाएगा तो M1 L0 T-2, M1 L0 T-2, दैट्स द आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोबारा समझिए क्या किया हमने सबसे पहले ये लिया, सबसे पहले जो प्लस और माइनस के चिन्ह के साथ जो क्वांटिटीज होती है उनकी डायमेंशन एक होती है, समझाया मैंने। तो इसका मतलब a माइनस टी स्क्वायर, तो a की डायमेंशन टी स्क्वायर के बराबर है, तो a की डायमेंशन T2 आ गई, ठीक है, ओके। प्रेशर की डायमेंशन हमने यहां निकाली, फोर्स अपॉन एरिया M1 L1 T-2 अपॉन L2, ऊपर गया तो M1 L-1 T-2 आ गया। इन दोनों की यूनिट जो है वो एक ही रहेगी, तो इन दोनों की यूनिट हमने क्या लिख दी, T2 bx, b आपको निकालना है, x क्या है, लंबाई है, तो L1 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो L1 से L-1 0 हो गया, तो b बराबर आ गया T2 अपॉन M1 L0 T-2, T-2 को ऊपर ले गए, -4 प्लस का 4, T4 हो गया प्लस का, नीचे बच गया M1। अब जब हमने A अपॉन B किया तो A की वैल्यू आपको पता है T2 है, B की वैल्यू क्या थी, T4 अपॉन M1, तो T4 रह जाएगा नीचे, M1 चला जाएगा ऊपर, T2 से T4 को काटा, कितनी बार गया, T2 बार गया, T2 ऊपर जाएगा तो किसका रह जाएगा बोलो, माइनस का, तो M1 L0 T2 इसकी क्या आ चुकी डायमेंशन। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पेपर में एक दो बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपको दे दिया है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर B माइनस B RT, वेयर P इज प्रेशर, P आपका है प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम और R है यूनिवर्सल गैस नियतांक। ये आपका कौन सा है, ये आपका दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण। क्या क्या पूछ रहा है आपसे A और B की डायमेंशन पूछ रहा है। ये देखो, ये V और B माइनस के चिन्ह के साथ है और V वॉल्यूम है, तो हमें यहां से कंफर्म हो गया कि B की जो डायमेंशन है वो वॉल्यूम के बराबर है, यानी B की डायमेंशन जो है वो है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, L3। तो B की डायमेंशन तो आपको क्या मिल गई सर, L3 मिल गई, क्यों, क्योंकि आयतन के बराबर, ये देखिए माइनस के चिन्ह के साथ, ओके। अब दूसरा, ये प्लस के चिन्ह के साथ है, इसका मतलब P की डायमेंशन A अपॉन V स्क्वायर के बराबर होगी। तो प्रेशर की डायमेंशन तो अभी लिखी थी M1 L-1 T-2 लिखी थी अभी। एरिया A की आपको निकालनी है और V स्क्वायर बताओ, L3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे L3 का स्क्वायर करोगे भाई, L3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, L6, ओके। अब बताओ A की निकालनी आप, A बराबर क्या हो गया, A बराबर हो गया M1, L6 में से L-1 चला गया L5 और क्या बच गया T-2। ये लीजिए सर, ये किसकी डायमेंशन आ चुकी, ये आपके A की डायमेंशन आ चुकी। तो यहां से तो पता चल गया आपको B की डायमेंशन B के बराबर है, यहां से पता चल गया P की डायमेंशन जो है A अपॉन V स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो आपको A की डायमेंशन निकालनी थी, तो कैसे निकालेंगे, P इंटू V स्क्वायर से निकाल लेंगे। P क्या हो गया आपका M1 L-1 T-2। भाई प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है M1 L1 T-2 और एरिया क्या होता है आपका L2, L2 पर गया माइनस का हो गया, ठीक है। तो M1 L-1 T-2, ये V स्क्वायर बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, तो लंबाई का क्यूब हो गया, लंबाई का क्यूब का स्क्वायर किया, लंबाई 6 हो गया, इसको इसमें से घटाया, हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, आपको देना ही नहीं, मतलब कि कौन सी इक्वेशन दी हुई है, आइडियल गैस है या कौन सी दी हुई, आपको तो दिया है ना क्वेश्चन है बाकायदा,
ये ध्यान रखना है, प्लस और माइनस चिन्ह के साथ जो क्वांटिटीज जुड़ी हुई हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, डायमेंशन में बराबर होंगी। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेराइज द डिस्टेंस x। देखिए यहां पर आपको u बराबर दिया हुआ है a रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। आपको a और b की डायमेंशन पूछी है, ठीक है। x यहां पे दूरी है, u आपके गतिज ऊर्जा। एक बात मुझे बताओ, यहां से तो कंफर्म हो गया ना कि b की जो डायमेंशन है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, भाई प्लस के चिन्ह के साथ है दोनों, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि b की डायमेंशन, x क्या है, दूरी, तो b की डायमेंशन हो गई सर L2। ओके डन, कोई दिक्कत है? चलिए अब u क्या है बताओ, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी कार्य के बराबर होती है, ठीक है। तो एनर्जी की डायमेंशन हो गई m1 L2 T-2। अरे कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो एनर्जी की m1 L2 T-2 हो गई, ठीक है। एक ही आपको निकालनी है। x बताओ लंबाई है, लंबाई है, इसके ऊपर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी दी हुई है, L हाफ। भाई रूट लगा हुआ है तो पावर कितनी है, हाफ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों जो है सेम क्वांटिटी है तो इनकी डायमेंशन एक ही लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, L2, ठीक है। तो A इंटू L हाफ बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, m1 L फॉर T-2। बोलो बात सही है क्या, ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, A की वैल्यू यहां से आ चुकी आपके सामने, m1 L फॉर T-2 अपॉन L हाफ। एक बात मुझे बताइए, 4 में से आधा जाएगा, 3.5 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? तो A की डायमेंशन आएगी m1 L की पावर 7/2 T-2, ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? तो A और B की डायमेंशन आप इस तरह निकाल लेंगे, है ना, समझ में आ रहा है? दोबारा समझिए, देखो ये डायमेंशंस के बारे में बहुत बार समझा चुका हूं कि जो प्लस और माइनस चिन्ह के साथ आपस में जुड़े उनकी डायमेंशन बराबर है। इसकी डायमेंशन बराबर है तो इन दोनों की टोटल डायमेंशन भी वही है, क्योंकि प्लस के चिन्ह के साथ जो क्वांटिटीज जुड़ी होती है वो एक ही क्वांटिटीज की वैल्यू होती है ना। तो उनकी डायमेंशन कितनी भी जोड़ते चले जाओगे प्लस माइनस के साथ, अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस एफ प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ भी करके जोड़ते जाते हैं ना, तो सबकी आपस में भी डायमेंशन बराबर होती है और टोटल की भी बराबर होती है, समझ गए? ठीक है, तो इन दोनों की यूनिट बराबर है L2, ठीक है। तो L2 इसकी जगह आएगा, आपको a रूट एक्स, बताओ क्या किया आपने, तो a रूट एक्स, एक्स लंबाई है तो लंबाई की डायमेंशन क्या लोगे, हाफ ले ली, है ना, रूट को क्या लिखेंगे, हाफ। ये आपके किसकी डायमेंशन आ गई, ऊर्जा की, ये स्थितिज ऊर्जा दी हुई है ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपकी ऊर्जा की डायमेंशन आ गई। ऊर्जा की डायमेंशन आ गई तो आपने ऊर्जा की डायमेंशन लिख दी, ऊर्जा की डायमेंशन कार्य के बराबर है तो m1 L2 T-2 होता है, ठीक है। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, L4 हो गया, उसके नीचे L हाफ का भाग दिया, तो 4 में से आधा गया, कितना बचा, 3.5, उसको क्या लिख दिया आपने, 7/2। अब आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है A इंटू बी की, A इंटू बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो A की वैल्यू क्या है बोलो, m1 L 7/2, ठीक है, L 7/2 T-2, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, L2 के साथ। अब बताओ लंबाई में लंबाई जुड़ेगी, 7/2 को जब आप जोड़ोगे 7/2 प्लस 2 तो एक्चुअली हो जाएगा 3.5 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 5.5, और 5.5 को 11/2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक और लिखने का तरीका आ गया, m1 L 11/2 इंटू T-2, ये किसकी वैल्यू आ गई बोलो, ये वैल्यू आ गई A B को दोनों को गुणा करने पर, ठीक है। तो ये वैल्यू पेपर में पूछी जाएगी आपसे डायरेक्ट कि A B को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आने वाली है, तो वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। 7/2 में 2 जोड़ेंगे, 7/2 बराबर हो गया 3.5 में 2 जोड़ेंगे 5.5, 5.5 को आप 11/2 लिख सकते हैं। बच्चों इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको डायमेंशन में नहीं मिल सकते, ये मैं दावा कर सकता हूं। किसी वस्तु का टाइम t है, t समय में चली गई दूरी ABCD के विमीय सूत्र, t समय में चली गई दूरी निम्न प्रकार है, वेरी वेरी गुड। चली गई दूरी x बराबर, अब देखो यहां समझो, x बराबर BT प्लस CT स्क्वायर प्लस DT क्यूब। अब देखो समझो,
ए की, बीटी की, सीटी स्क्वायर की, डीटी क्यूब की डायमेंशन बराबर है और सब किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो इसका मतलब ए की डायमेंशन एक्स के बराबर है, तो ए की डायमेंशन तो डायरेक्ट L1 हो गई क्योंकि एक्स दूरी है। नेक्स्ट बीटी, बीटी की डायमेंशन एक्स के बराबर है। बताओ बी निकालना है। टाइम के लिए क्या लिखोगे? T1, भाई टी टाइम है, और एक्स के लिए क्या लिखोगे? L1। तो बताओ v की डायमेंशन क्या आ गई यहां से? L1 अपॉन T1 बराबर क्या हो गया? L1 T माइनस 1। ये किसकी डायमेंशन आ गई? b की। अब आपको c की डायमेंशन चाहिए, तो बताओ क्या हो गया? ct स्क्वायर बराबर होगा x, तो ct स्क्वायर बराबर हो गया x। बताओ c की डायमेंशन t स्क्वायर की क्या हो गई? T2, x की क्या हो गई? लंबाई है L1, तो c बराबर हो गया L1 अपॉन T2 बराबर L1 T माइनस 2। ये c की डायमेंशन हो गई। और अगर अब आपको चाहिए d की डायमेंशन, तो लो साहब, है ना, d बराबर क्या हो गया? सॉरी, dt क्यूब बराबर हो गया x। ठीक है, तो टी क्यूब की डायमेंशन क्या हो गई? टी क्यूब, है ना, बराबर ये क्या हो गया? L1। डी बराबर हो गया आपका L1 T माइनस 3। बोलो आएगी नहीं आएगी ये वैल्यू? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो ये प्लस माइनस का खेल है सारा। प्लस माइनस का खेल क्या है सर? कि प्लस के साथ जो क्वांटिटी जुड़ी हुई सबकी डायमेंशन, मतलब ए की जो डायमेंशन है वही बीटी की है, वही सीटी स्क्वायर की है और वही डीटी क्यूब की है। चारों की भी आपस में बराबर है और इन चारों की टोटल जोड़ के भी किसके बराबर है? एक्स के बराबर। एक्स क्या है? दूरी। तो आपको सबको दूरी के बराबर करना है। ए को भी दूरी के बराबर करना है, फिर बीटी को दूरी के बराबर करना है, फिर सीटी स्क्वायर को दूरी के बराबर करना है। ठीक है, और फिर आपके किसको दूरी के बराबर करना है? डी टी क्यूब को दूरी के बराबर करना है। सबको किया हमने, सबको निकाल लिया। ठीक है ना, बड़ा सिंपल खेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिएगा। यदि बल F बराबर, अब वही बात आ गई, F बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि जो AT की डायमेंशन है वो BT स्क्वायर के बराबर है और वो दोनों F के बराबर भी है। तो F बराबर क्या हो गया? AT। अब A यहां पे एक्सीलरेशन नहीं है, A की आपको निकालनी है, तो A बराबर क्या हो गया? F अपॉन T। बताओ F के लिए क्या लिखोगे? M1 L1 T माइनस 2। T के लिए क्या लिखोगे? T1 T1 ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा M1 L1 T माइनस 3। ये तो हो गई A की। बी की डायमेंशन क्या होगी? बताओ। बीटी स्क्वायर को बराबर करेंगे, बीटी स्क्वायर बराबर एफ, तो एफ बराबर बी बराबर हो गया एफ अपॉन टी स्क्वायर। एफ की वैल्यू M1 L1 T माइनस 2 हो गई डायमेंशन। बताओ टी के लिए क्या लिखोगे? T2 ऊपर गया, तो M1 L1 T माइनस 4। ये किसकी डायमेंशन हो गई सर? बी की। तो ए और बी की डायमेंशन इस तरह आप निकाल लिए। इतने सारे एग्जांपल करा चुका हूं कि शायद आपको समझ में पड़ गया होगा कि किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। नेक्स्ट, 138.46 डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में क्या लिखा जाएगा? अब देखो 138 को तो 38 लिखेंगे, उसके बाद सुनिए 0.46। आप अच्छे से जानते हैं कि 0.46 ये जो आपका एक डिग्री में 60 क्या होते हैं? मिनट होते हैं। ठीक है, तो 0.46 को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो बताओ कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 6×6=36, 6×4=24, 27.60। ठीक है, अब 27 आ गया आपके पास, तो 138 डिग्री 27 मिनट। अब ये जो 0.60 आया है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो समझिए, आपको पता है कि एक डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आपने जो 46.46 डिग्री थी उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया? 57.60 मिनट आ गया। अब सॉरी, 27.60 मिनट। अब 27 को तो आपने लिख दिया यहां पर, लेकिन 0.60 का क्या करें? तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो वापस आप 0.60 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये आ गया 36.00। तो इसको लिख देंगे 36 मिनट। बात समझ में आ गई? तो आपने ये उत्तर किया। इसका मतलब आपको क्या करना है समझिए। आपको दे दिया कितना? आपको दे दिया 72.54 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? पहले 0.54 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6×4=24,
4 का हासिल की 2, 6 5 30 तो 32, 32.40। ठीक है, तो आपने लिख दिया 72 डिग्री 32 मिनट। अब ये 0.40 को वापस किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 60 के साथ, 6 चौक 24, ये आएगा 24.00, तो लिख देंगे 24 मिनट। बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरह आप जो डिग्रीज में होते हैं, जो पॉइंट्स में डिग्री होती हैं, उनको आप मिनट और सेकंड में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक नया तरीका आपने सीखा विद 2 एग्जांपल्स। नेक्स्ट, यदि र्यूमर पैमाने पर टेम्परेचर को 40 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो सेंटीग्रेड पैमाने पर कितने डिग्री की ग्रोथ होगी? दोस्तों, जब आप टेम्परेचर के पैमाने पढ़ेंगे तो आप यहां से समझेंगे, एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है डिग्री र्यूमर और एक होता है केल्विन। दोस्तों, डिग्री सेंटीग्रेड में जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर से लेके 80 डिग्री र्यूमर तक, और यहां पर 273.15 केल्विन से लेके 373.15 केल्विन तक होता है। ठीक है, यानी कि पानी कहां से कहां जा रहा है, गलनांक या हिमांक, एक ही बात है ना। वाटर के लिए दोनों की वैल्यू एक ही है। जब आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लीजिए, चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लीजिए, हिमांक या गलनांक से लेके क्वथनांक तक चेंज वही है, लेकिन यहां 0 से 100 तक गए, कितने स्केल चले आपने, 100। यहां कितने स्केल चले, 180। यहां कितने स्केल चले, 80, और यहां कितने स्केल चले, 100। इसका मतलब इसके आप 100 स्टेप्स चलाओगे तो इसके 180 स्टेप चलेंगे, इसके 80 चलेंगे और इसके 100 चलेंगे। इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 1 डिग्री प्लस करोगे, 1 डिग्री बढ़ाओगे, तो यहां कितना बढ़ेगा, 1.8 डिग्री प्लस होगा, और यहां 0.8 डिग्री प्लस होगा, और यहां पे एक केल्विन प्लस होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ रहे हैं? 100 बढ़ाओगे तो 180 बढ़ेगा, इसकी वैल्यू 80 बढ़ेगी, इसकी वैल्यू 100 बढ़ेगी। यानी यहां एक वैल्यू बढ़ाओगे तो यहां 1.8 बढ़ेगी, यहां पे 0.8 बढ़ेगी, यहां पे 1 बढ़ेगी। अब आपको क्या दिया गया है, र्यूमर को बढ़ाया गया 40, तो सेंटीग्रेड में एक बात बताइए, ये अगर 0.8 बढ़ता है, डिग्री र्यूमर अगर 0.8 प्लस करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना प्लस हो जाता है, 1 डिग्री प्लस हो जाता है। ठीक है, तो जब डिग्री र्यूमर को आपने 40 प्लस कर दिया है, ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा बोलो, 40/0.8 बराबर 50 डिग्री प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? कैसे समझेंगे भाई, जब ये 0.8 कदम चल रहा है तो ये 1 कदम चल रहा है, तो जब ये 40 चला तो 0.8 के कितने मल्टीपल हुए, तो 40 में 0.8 का भाग देंगे, मतलब 50 गुना। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग इसको 1 का 50 गुना कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है, अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट जब पढ़ाए थे, थ्योरी जब पढ़ाई थी तब समझाया था। ठीक है, आगे बात करें, चलिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं और सीखते हैं अच्छे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? तो ये याद रखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि सर डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर मैं आपसे कहूं डिग्री सेंटीग्रेड में 20 डिग्री बढ़ा दिया गया है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बताओ, इसमें 1 तो इसमें 1.8, इसमें 20, तो इसमें क्या करेंगे, 20 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताओ कितना बढ़ जाएगा, 36 डिग्री बढ़ जाए। ठीक है, र्यूमर में कितना होगा बताओ, इसमें 1 तो इसमें 0.8, इसमें 20, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 से, यानी 16 डिग्री की ग्रोथ होगी। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में 20, बताओ यहां पे 1 तो यहां पे भी 1, इसका मतलब केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड साथ साथ बढ़ते हैं। मतलब अगर किसी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में 2 बढ़ाया जाएगा तो केल्विन में भी कितने की ग्रोथ हो जाएगी, 2 की ग्रोथ हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 50। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ये देख लीजिए वही बात आ गई, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ाया गया, 36। आपसे पूछ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बढ़ेगा। अब सुनो, फ़ारेनहाइट में 36 बढ़ाया, जब फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री बढ़ाते हैं फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बढ़ रहा था, 1 की वृद्धि हो रही थी। ठीक है, यहां 36 बढ़ा रहे हैं, तो बताओ 36 में किसका भाग लगा देंगे, 1.8 का। कितना आया बोलो, 20 प्लस की हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में 36 बढ़ाया
तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा। अब आपको बोला गया है कि प्रारंभिक बिंदु का ताप अगर सेंटीग्रेड में 20 है, यार पहले 20 था, 20 और बढ़ गया, तो बोलो कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। समझ रहे हैं? मतलब आपको एग्जामिनर ने कहा कि हमने कोई टेम्परेचर था जो सेंटीग्रेड में 20 डिग्री था, है ना, और हमने फ़ारेनहाइट में 36 के बराबर बढ़ा दिया। तो फ़ारेनहाइट में 1.8 जब बढ़ता है ना, तो यहां पे 1 बढ़ता है। ठीक है, तो जब यहां 36 बढ़ा रहे हैं, यार चूंकि इसलिए वाले क्वेश्चन नहीं है क्या, चूंकि डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ाया, डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ाया 1.8, तो डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ा 1। ठीक है, इसलिए डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ाया 36, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बढ़ेगा? तो हम क्या करेंगे? 36 अपॉन 1.8। बोलो है कि नहीं? कितना बढ़ेगा बोलो? 20। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 20 बढ़ गया, और डिग्री सेंटीग्रेड में 20 बढ़ गया, तो पहले ही 20 था, अभी कितना हो गया? अभी सर हो गया 20 + 20 40। शानदार क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात कर लें। नेक्स्ट, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह ताप फ़ारेनहाइट में बताइए जब डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का आधा हो। आपको याद हो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था टेम्परेचर्स को आपस में बदलने के लिए। T/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 बराबर K - 273/5। ये पढ़ाया मैंने। एक तो जो अभी तक क्वेश्चन किए थे वो किए थे सेंटीग्रेड में इतना बढ़ाया, फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक ये है सेंटीग्रेड में वैल्यू इतनी है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलो, वैल्यूज को आपस में बदलना। ठीक है, अब सुनो एग्जामिनर क्या कह रहा है। फ़ारेनहाइट में वो वैल्यू बताओ जब डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का आधा हो। डिग्री सेंटीग्रेड हो फ़ारेनहाइट का आधा, तो सेंटीग्रेड को C/5 मान लीजिए, डिग्री फ़ारेनहाइट का आधा, इसका मतलब फ़ारेनहाइट डबल होगा, तो फ़ारेनहाइट को क्या लिख लेते हैं? 2C - 32/9। ये आपस में बराबर होंगे, यही फॉर्मूला है। ठीक है, 9C बराबर ये हो गया 10C - 160। ठीक है, बोलो क्लियर हो गई बात यहां तक? ये 10C इधर आ गया, किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो माइनस में वैल्यू आपके आ गई, माइनस में 1C बराबर आ गया -160। तो इसका मतलब C की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? -160 डिग्री आ गई। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, इसका मतलब 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो सेंटीग्रेड है वो फ़ारेनहाइट का आधा होगा। तो जब सेंटीग्रेड 160 है इस जगह, ठीक है, अच्छा ये माइनस नहीं, ये प्लस आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ये वैल्यू प्लस में आएगी, माइनस से माइनस चला जाएगा ना। इसका मतलब 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो C की वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट की आधी होगी। इसका मतलब फ़ारेनहाइट कितना होगा? फ़ारेनहाइट 320 डिग्री होगा, इसका डबल होगा। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में आप वैल्यू कितनी ले आए? 320। भाई ये वैल्यू तो आपकी किसकी आई है? सेंटीग्रेड की आई है। आपने क्या किया? आपने फॉर्मूले में ही रख दिया, सेंटीग्रेड की डबल वैल्यू रख दी फ़ारेनहाइट की, है ना, तो आपने 2C रख दिया। सॉल्व किया तो ये हो गया 5 to 10C, ये हो गया 5 दूना 10, 5 तिया 15, 10 का वो हासिल चढ़ा दी तो 160 हो गया। ये 10 को इधर लाए, माइनस में हो गया, -1C बराबर -160, तो C बराबर कितना आ गया आपका? 160। जब C 160 है, फ़ारेनहाइट इसका डबल है, तो बताओ कितना आ गया? 320, है ना। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए बोलो कोई दिक्कत? आगे बात करें। डन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं मेजरमेंट पर। बहुत शानदार क्वेश्चन हमने किए हैं। जल का त्रिक बिंदु ताप, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दोस्तों होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपको अभी अभी बताया है, देखिए इस फॉर्मूले में बताया मैंने आपको कि C/5 बराबर, इन दोनों को बराबर करेंगे K - 273/5। ऐसे भी बदल सकते हैं, या फिर आपको एक बात पता है, क्या पता है कि जो अगर आपको केल्विन में वैल्यू निकालनी है तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या जोड़ दीजिए? 273.15 जोड़ दीजिए। एग्जैक्ट तो ये है। ठीक है, अब आपको केल्विन में वैल्यू निकालनी है, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू दी है 0.01, प्लस में जोड़ना है 273.15। बताओ 15 में 0.1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 273.16 केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार डेटा है, बहुत शानदार, है ना। बाकी उससे भी ला सकते हैं, C/5 बराबर K - 273। अबे 273 की जगह इसको 0.15 भी लिखना पड़ेगा अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, है ना। तो 5 ऐसे बराबर किया, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग 273 जोड़ के उत्तर निकाल लेते हैं, लेकिन यहां देखो
2 डिजिट में ही आपको वैल्यू दी हुई है 0.01, तो यहां चेंज ही लास्ट डिजिट में आएगा। इस वजह से आपको 0.15 को भी इग्नोर नहीं करना। तो 5 से 5 गया, वापस वही आ गई C बराबर K माइनस 273.15 या K बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, बोलो वही आ गया वैल्यू वापस जो यहां पे लिखा है। देखिए दोनों बातें बराबर आ गई। तो दोस्तों इस क्लास में मेजरमेंट पर मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट क्लास, इससे बेस्ट न्यूमेरिकल्स, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, इससे टफ लेवल आपको मेजरमेंट में मुझे लगता कहीं पर भी मिलने वाला है। कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा, कैसा लगा कंटेंट, कैसा लगा प्रेजेंटेशन। क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हमने रखे, एक एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी वो मैंने 2-2 बार रिपीट किए हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह के और न्यूमेरिकल सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। लेना चाहता हूं आपसे विदा, आगे बात होगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।